करें स्टार्ट। कल जब हम डिस्कस कर रहे थे हमने देखा था कि टेक्स्ट का सिलेबस जो है उसको हमने 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। एक ग्रिड ए था, एक ग्रिड बी था और तीसरा जो है था वो हमारा ग्रिड सी था। जो ग्रिड ए था इसकी वेटेज अराउंड 5 से 10 नंबर की है और इसमें से आपको हर अटेम्प्ट में कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब आपका जो पेपर में आखिरी सवाल होता है वो हमेशा ग्रिड ए में से आ रहा होता है। और इसमें नॉर्मली 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन है, नंबर 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है और नंबर 3 जो है वो एथिक्स का है। 3 चैप्टर हैं। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रिड जो है वो 70 मार्क्स तक का है, डैट इज़ फ्रॉम इनकम टैक्स। और जो उसके बाद थर्ड आता है डैट इज़ फ्रॉम सेल्स टैक्स। ये 3 ग्रिड हैं जो हमारे सिलेबस का पूरा उसने पार्ट बना रहे होते हैं। अभी हम ग्रिड ए में से चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें से आप पिछले अगर 7-8 अटैम्प्ट्स की बात करें तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आ रहा है वो ये वाला है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में से। प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको कोई चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ आपको इस चैप्टर में से रटा नहीं मारनी, आपने सिंपल इसको समझना है और जाके अपनी वर्डिंग में लिखाना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, हम इसे कल ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स की तरफ मूव कर जाएंगे जो हमारा होगा। टैक्स का सिस्टम क्या है, पाकिस्तान में सिस्टम कौन सा रन कर रहा है, टैक्स की टाइप्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टैक्सेशन होता क्या है या टैक्स कहते किसे हैं। टैक्स क्या होता है? बीइंग अ पाकिस्तानी हम सुबह उठते हैं, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हम टैक्स ही कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में तो मशहूर है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके फीडर से लेके जब इंसान मरता है उसका कफन तक वो टैक्स ही पे करता है। इवन अब तो कब्र पे भी टैक्स लगता है और कफन पे भी टैक्स इंसान पे कर रहा होता है। टैक्स होता क्या है? व्हाट इज़ टैक्स? गवर्नमेंट के पैसे जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही होती है उसे हम कहते हैं टैक्स। लेकिन टैक्स को हमने फिर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, 3-4 वेज़ हैं एक्सप्लेन करने की। टैक्स वैसे है तो गवर्नमेंट की कलेक्शन ही, और गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बाय द लॉ। गवर्नमेंट कलेक्ट पैसा क्यों करती है? गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए? एनीवन? हमें सिक्योरिटी देने के लिए कि सिक्योरिटी गार्ड उठाने के लिए? चलें, सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट पैसे ले रही होती है हमसे, और डेवलपमेंट के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपने आप को रन करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस वगैरह रन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी स्टेट क्या करती है अपनी लॉ मेकिंग बॉडी के ज़रिए। लॉ मेकिंग बॉडी होती है हमेशा पार्लियामेंट, जो कानून साज इदारा होता है, पार्लियामेंट के ज़रिए ऐसे कानून पास करती है और उन कवानीन के लिए क्या कर रही होती है? रेवेन्यू रेस कर रही होती है, जिससे वो अपने तमाम एक्सपेंसेस वगैरह रन कर रही होती है। पूरी सिविल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे रन कर रही है, टैक्स आपसे लेते हैं और फिर क्या करते हैं? अपनी गवर्नमेंट जो है वो चला रहे होते हैं। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं ये गवर्नमेंट के वो ज़राए हैं जिससे गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, किसी भी कानून के तहत, और इस रेवेन्यू को इस्तेमाल करती है वेलफेयर के लिए और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए। फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल्स बिल्ड करके दे रही है, आपको स्कूल्स बिल्ड करके दे रही है, रोड्स बना रही है, पार्क्स बना रही है, लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस रखी हुई है, फ़ौज रखी हुई है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? पैसा आपसे ले रही है और आपके ऊपर ही लगा रही है। या इन अदर वे जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये बिज़नेस कर रही हैं, ये बिज़नेस करके अपना प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहे होते हैं। तो इनके प्रॉफिट से गवर्नमेंट क्या करती है? इनके प्रॉफिट से गवर्नमेंट कहती है जी जो हमारा शेयर है, जो हमारा हिस्सा है, वो क्या कर रही होती है? डिमांड कर रही होती है। अब आप ख़ुद बताएं, जब आपने कोई भी बंदा काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री लग रही है, तो इंडस्ट्री लगाने में क्या गवर्नमेंट हेल्प करती है कि नहीं करती? गवर्नमेंट करती है। आपको रिसोर्सेज ला के दे रही है, आपके लिए लैंड वहाँ पे लेके आ रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, आपके लिए इंपोर्ट ईजी की हुई है, आपके लिए मार्केट बना के दी हुई है, आपको बिजली दे रही है, गैस दे रही है, हर कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर हम आपको पैसा बनाने में हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर जो आपने प्रॉफिट वगैरह बनाया है उसमें से जो हमारा शेयर बनता है वो क्या होगा? हम लेंगे। और वो जिस कानून के तहत ले रहे होते हैं वो क्या कहलाता है? टैक्स कहला रहा होता है। तो टैक्स में देखा जाए तो गवर्नमेंट
क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा रेस कर रही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू रेस कर रही है और उस रेवेन्यू को क्या कर रही है, मुख्तलिफ मकासद में इस्तेमाल कर रही है। तो ये 3 वेज़न एक्सप्लेन करने की, इसको क्रैम करने की, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, पेपर में ये नहीं पूछता। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स पे आएँ कि टैक्स के मकासद क्या हैं या किन मकासद के लिए टैक्स इस्तेमाल होता है, तो इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, एक है रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव और दूसरे हैं नॉन रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव। रेवेन्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, पैसा कलेक्ट करती है अपने आप को रन करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है। लेकिन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी तो होते हैं, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना ही मकसद नहीं है, बल्कि कुछ और एम्स होते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट क्या चाहती है, अचीव करना चाहती हैं। वो कौन कौन सी है उसको देखते हैं। अब ये 2 जो आगे स्लाइड हैं ये पास्ट पेपर के फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये जो स्लाइड नज़र आ रही है ये अराउंड 3 दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका हुआ सवाल, ये वाला सवाल पेपर में 2 दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है एज़ इट इज़। अब पहला है कि टैक्स को इस्तेमाल करना एज अ मीन ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि समाजी तरक्की के लिए और मुआशी तरक्की के लिए टैक्स कैसे गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही होती है। पैसे तो ले रही है लेकिन डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्स को यूज़ कर रही होती है। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। जितनी भी आपकी वीक एंटरप्राइजेज़ होती हैं, एनेमिक इंटरप्राइजेज़, वीक इदारे जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जो प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे, जो लॉस में जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का काम तो है हर एक से टैक्स कलेक्ट करना, हर एक से टैक्स ले लेना, लेकिन जो वीक इंटरप्राइजेज़ होती हैं गवर्नमेंट क्या करती हैं, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती हैं। 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 3 साल के लिए टैक्स माफ़ कर देती हैं कि हम टैक्स बिल्कुल नहीं ले रहे, आप ग्रो करें, आप कमाएं, या उन्हें इंसेंटिव दे रही होती है, या उन्हें सब्सिडी दे रही होती है, या उन्हें ग्रांट्स दे रही होती है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स ले रही है? नहीं, बल्कि वो आपको टैक्स माफ़ कर रही है ताकि आप डेवलप कर सकें, आप चल सकें। तो यहाँ पर टैक्स इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, गवर्नमेंट का चेंज हो गया। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाती है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप मार्केट में लेने जाते हैं, आपको पता है जी वो इम्पोर्टेड भी पड़ा हुआ है मेड इन यूके और लोकल भी पड़ा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, आप कौन सा लेंगे, यूके वाला लेंगे, पाकिस्तान वाला लेंगे? यूके वाला। अगर आप वो ले रहे हैं तो जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ लगी उसका क्या कसूर है, वो तो बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को पता है कि नेचर क्या है, साइकोलॉजी क्या है लोगों की, तो वो फिर लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या करती है, इंपोर्ट्स को महंगा कर देती है। इंपोर्ट्स इतनी महंगी कर देती है कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो महंगी होती हैं, उनका लोकल सब्सटीट्यूट जो है वो सस्ता होता है। फिर लोग अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, लोकल पे जाते हैं। और लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इंपोर्ट्स जो है वो महंगी कर रही होती है। और ये अच्छा होता है। जैसे अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स जो है महंगी कर दी हैं। लोकल जो टैक्स है, सेल्स टैक्स, वो 18% है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो 25% कर दी है कि आप मैक्सिमम जाएँ, आप लोकल इंडस्ट्री को इस्तेमाल करें। अगर आप लोकल इंडस्ट्री को इस्तेमाल करेंगे तो कंट्री चलेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट आज ये जो गाड़ियों की इंपोर्ट का बैन खोल दे कि आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या कोई पाकिस्तानी आल्टो परचेज़ करेगा? यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा। तो उनको ये भी चलानी है। अब यहाँ पे सुजुकी, होंडा, टोयोटा बिलियंस लगा के बैठे हुए हैं, अगर इनको ना चलाएं तो ये सर फाड़ देंगे इनका। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने, फिर जो इंपोर्ट है वो इतनी मुश्किल कर दी है, ऑलमोस्ट इतनी मुश्किल कर दी है कि अगर आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करते भी हैं वो इतनी महंगी पड़ती है, आप कहते हैं फ़ारग कराओ। उसके स्पेयर पार्ट इतने महंगे पड़ते हैं, हम कहते हैं फ़ारग कराओ। क्यों? बिकॉज आपको क्या करनी है, अपनी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सारी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अब यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन उसका यहाँ पे एम क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो उस तरह अचीव कर रही होती है। उसके अलावा जब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट ट्रेड कर रही होती है, जब निगोशिएट कर रही होती है, जब किसी भी किस्म के एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रही होती है, तो वहाँ पे भी जो टूल जो होता है बारगेनिंग के लिए, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इस्तेमाल करती है। आप जाकर डील करते हैं चाइना से कि आप आएँ, आके यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएं, हम आपको पैसे देंगे, आपको टैक्स माफ़ कर देते हैं। मेट्रो बस जो लाहौर की बनी है, इसका प्रोजेक्ट था इस्तांबुल के साथ, तुर्की के साथ, उनको 6 साल टैक्स आपने माफ़ रखा था कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें, आप कमाएं, हम टैक्स आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फ़ॉरेन कंट्रीज़ को लेके आने के लिए, ट्रेड ओपन करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्स पे खेल रही होती है, टैक्स कम कर देती है, टैक्स माफ़ कर देती
देती है ताकि लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, गवर्नमेंट यहाँ पे होती है। उसके अलावा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए टैक्स का इस्तेमाल होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ का है और सेल्स टैक्स का रेट 18% है, इसका मतलब आप कितना टैक्स पे कर रहे होंगे? 18। आपको वो चीज़ पड़ेगी 118 रुपये की। अब गवर्नमेंट को पता है मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, वो इस 18 को अगर 10 पे कर दे तो आपको कितने का पड़ेगा? प्रोडक्ट 110 का पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? टैक्स का रेट जो है वो चेंज कर रही होती है। उसके अलावा मुआशरे में इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल करती है। जैसे अमीर लोगों पर टैक्स ज़्यादा लेती है, गरीबों पर टैक्स कम ले रही होती है, यहाँ पे है। उसके अलावा साइंस को प्रमोट करने के लिए, इन्वेंशन को, फाइनेंशियल एजुकेशन को, या आपकी लोकल फोर्सेस की एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्स वगैरह इस्तेमाल कर रही होती है। आप कहते हैं आप R&D करें, आप इन्वेंशन करें, आप जाके कोई भी साइंस की प्रमोशन वगैरह करें, आपको गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स दे रही होती है, आपका टैक्स माफ़ कर रही होती है, एक्सेम्प्ट कर रही होती है, क्रेडिट दे रही होती है। तो टैक्स से ही इस्तेमाल करके आपको प्रमोट कर रही है। उसके अलावा जो मार्केट में नेगेटिव फोर्सेस होती हैं उनको नेगेट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल करती है। जैसे मोनोपोली जो क्रिएट हो जाती है मार्केट में, जो बड़े लोग होते हैं वो जब खा रहे होते हैं, छोटों को रोक नहीं करने देते, तो गवर्नमेंट वहाँ पे आती है, वहाँ पे टैक्स को इस्तेमाल करती है मोनोपोली ख़त्म करने के लिए। अनडिज़ायरेबल कंपटीशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही होती है। उसके अलावा जो अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे सिगरेट्स वगैरह होगी, उसके ऊपर टैक्स इतना हाई कर देते हैं, नारकोटिक्स पे इतना टैक्स हाई कर देते हैं कि लोगों की पहुँच से दूर हो जाए, ताकि ये सेक्टर्स वगैरह जो हैं वो रिड्यूस हों। लेकिन फिर भी लोग गोल्ड लिफ्ट पी के रहेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये वो कुछ मीन्स हैं कि जहाँ पे टैक्स इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पैसा नहीं रेज़ कर रही, लेकिन अदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट क्या कर रही है? अचीव कर रही है। 4 से 5 नंबर का पेपर में आता है, कोई से लिख दें, अपनी वर्डिंग में लिख दें, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स क्रैम करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़िएगा, जो जो माइंड में आता है वो लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो क्रैमिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ये? इसमें कोई थर्ड पॉइंट है कि जब कंट्रीज़ में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाके डील करते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, आप पैसे कमाएं, हम टैक्स आपसे नहीं लेंगे। जैसे ये अभी लगा है, ये भावलपुर में जो लगा था, कायद आज़म सोलर प्रोजेक्ट लगा था, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी है, चाइना की है, गवर्नमेंट टैक्स उनसे नहीं ले रही, उनको टैक्स माफ़ किया हुआ है। आपको फ़ायदा, आपको बैठे बैठे पैसा मिल गया, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, आपके कंट्री में 1 रुपया भी नहीं है, लोग आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, चंद अरसा कमा जाते हैं, आपके पॉकेट से कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आपका मोटरवे 10 साल ऐसे ही चले, उसको बना के चले गए, आपके पास 1 रुपया भी नहीं था, आपने कहा भाई पैसे भी तुम्हारे, टैक्स भी तुम्हें माफ़ करते हैं, हमें मोटरवे बना दो। अब आपकी कंट्री इंजॉय कर रहे हैं, अब उनका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है, लोन ख़त्म हो गया, अब मोटरवे आपकी आगे ओनरशिप में 10 साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद, तो आपको लेटर ऑन जाकर उनके एडवांटेज मिल रहे होते हैं। बट ऑन अ वेरी फर्स्ट आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे होते हैं? उनको इस तरह की निगोसिएशंस ऑफर कर रहे होते हैं जो मार्केट में होती है। जैसे कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े जो होते हैं ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वो बैठे होते हैं, छोटों को आने नहीं देते, तो उनको पकड़ रही होती है, उनको टैक्स ज़्यादा लगा रही होती है। मोनोपोली रिड्यूस करवाने के लिए गवर्नमेंट ये एक्ट करती है, टैक्स को लेके आती है। तो जैसे ये टीम होटल बना है, तो ये थर्ड पॉइंट पे बनता है। टिम हॉर्टन वो तो वैसे एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें गवर्नमेंट का नहीं है, वो तो एक प्राइवेट वेंचर पे आई है। गवर्नमेंट सेक्टर होती है, जैसे बस बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है। सी पैक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सी पैक के ऊपर टैक्स है ही नहीं। आपके ग्वादर से लेके चाइना तक जितने ट्रक जाएंगे कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर, टैक्स फ्री रखा हुआ है इसको। किसने कहा आपको? आप खबरें सुनते हैं, आप प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं रहते ना, खबरें कम सुना करें। अभी आप लोगों को लग रहा है कि जी पाकिस्तान में तबाही आ रही है, ये है वो है, जाए मार्केट में, ये जो है धर्मपुरा, वहाँ पे सारे बैठे जनरेटर वाले, पूरी जनरेटर मार्केट है, उनसे पूछते क्या होने वाला है। वो रो रहे हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर 11,000 मेगावाट की बिजली जो है वो आपके सिस्टम में एंटर होने लगी है। आपके 3 डैम्स जो हैं वो होने लगे हैं ऑपरेशनल। तो वो रो रहे हैं कि यूपीएस वाले जो हैं वो तबाह होने वाले हैं, जनरेटर वाले रो रहे हैं। आप किस दुनिया में रहते हैं? अगर आप निकले ना, खबरों से निकलें, आप जाएँ फील्ड पे, फील्ड कुछ हो रहा है, खबरें कुछ हो रहे हैं। 11,000 मेगावाट की बिजली जो है वो अगले 3 माह में आपके सिस्टम में एंटर कर रही है गवर्नमेंट। आपके 3 डैम्स जो हैं वो ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं?
मार्केट में जाके लेते हैं, ये फेसबुक से निकला करें बाहर। वैसे भी डिफ़ॉल्ट नहीं होता पाकिस्तान, हमने पैसे इतने लोगों को देने हैं डिफ़ॉल्ट करके, वो खुद ही मर जाएंगे, कहाँ पे गए हैं। सर डिफ़ॉल्ट हो जाए कितना मज़ा है। डिफ़ॉल्ट होने के बड़े फ़ायदे हैं, सारे लोन माफ़ नहीं है, क्या कर लो, गोली मारनी मार दो। नहीं होता, ये पता नहीं कौन से मिथ में रहते हैं आप श्रीलंका थोड़ी हैं, नहीं है आप बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं। दे आर एक्चुअली नंबर 1। सामने खड़ी है ब्लैक भी, कोई इस तरफ करके ना सामने, ये जहाँ पे है ना ये बीजन ग्रीन जो है था, बिल्कुल सामने खड़ी है ब्लैक भी को, वही मोबाइल। क्या डिफ़ॉल्ट होता ही नहीं पाकिस्तान, आपको लग रहा है डिफ़ॉल्ट होता है, वो इफेक्टिव अरेंजमेंट कर रहे हैं। आपके पास 2 ऑप्शन थी, यहाँ तो IMF के पास जाएं, IMF की शर्तें मांगनी पड़ी थी, ये उधर नहीं जा रहे, ये इन्होंने अल्टरनेटिव वे से अरेंज कर ली हैं। जो कंट्रीज़ वगैरह आते हैं, रोल ओवर हो गया इनका डेट अगले 3 सालों के लिए अराउंड, एक और इनको इन्वेस्टमेंट आ जानी है, तो IMF को इन्होंने अवॉइड किया है, सख्ती काट के अवाम को रगड़ दिए, IMF अवॉइड कर दिए। श्रीलंका के एग्जाम्पल में उनका सारा डेट जो है वो नहीं पे कर पाए, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। IMF निगोशिएट कर रहे हैं, उनको अभी भी पैसे दे रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी वापस इंडस्ट्री खुल गई है, उनको पेट्रोल दे रहे हैं, उनकी बिजली चलना शुरू हो गई है, कुछ नहीं होता, वो टेम्प्रेरी तौर पे होता है। सैंक्शंस उनके पास है क्या था, सैंक्शंस लगनी हमारे ऊपर अगर लगी, क्योंकि आप एटॉमिक पावर एंड लेकिन नहीं लगती, क्योंकि आपको भी सबसे बड़ा रोल ओवर कर दिया चाइना ने, अराउंड $2.8 बिलियन का थे। कभी गए हो, खबरें हैं ना, मैं भी होके आ रहा हूँ UAE से 2 माह पहले, ये सारी मिथ हैं, कभी जाके वो कहते हैं दुनिया में देखो हो क्या रहा है, ये सारी खबरें हैं। जाके कभी किसी मिलो ईरानी से, वो रो रहे होते हैं, उनके पास सिर्फ तेल है जो खुद ही अपने आप को बेच रहे हैं सस्ता, दुनिया में कोई नहीं खरीद रहा होता। इन्फ्लेशन उनकी बहुत ज़्यादा है। अभी आपका जो देसी अर्तुगरुल है, तैयब अर्दोगान साहब तुर्की के, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। आपके कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 40% है, तुर्की में इन्फ्लेशन रेट 76% है। उनकी इकॉनमी तकरीबन कोलैप्स हो रही है, वो डिफ़ॉल्ट पे ज़्यादा है। कभी सुनिए खबर, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप को इतना मैनेज करके रखा है, वो अपने कंट्री की नेगेटिव इमेज नहीं आने देते। हम अपने कंट्री की नेगेटिव इमेज सबसे पहले बताते हैं कि जी हम बुरे हैं, दुनिया में पटाखा बजेगा हमने मारा है, हम ये हैं, रियलिटी में हम ये हैं। आप कभी जाके जाएँ CNN तुर्क के ऊपर देखें, वो रो रहे हैं कि दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। 76% पर वीक है उनका इन्फ्लेशन रेट, पर वीक। उनकी करेंसी ज़्यादा कोलैप्स हुई है हमारे निस्बत, बिकॉज आपकी करेंसी जो है वो चल रही है थ्रू आउट, जब का बना पाकिस्तान। उन्होंने अपनी करेंसी रीवैल्यू की 2003 में जाके, उन्होंने अपने ओल्ड लीरा को न्यू में कन्वर्ट किया था। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि कहते हैं अगर पहले 100 का नोट था, उन्होंने पहले वाले 100 के नोट को 10 में कन्वर्ट किया था कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उन्होंने ये किया अर्दोगान साहब ने, अब उनका ये भी पिट गया, तो ये वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ पे ज़्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में कहीं खबर नहीं है सर क्या हो रहा है। हम जो हैं, हम खुद ही कहते हैं जी हम बुरे हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम मिट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, हमें ये हो गया। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया आपसे ज़्यादा बुरे हालात में है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो दुनिया का नंबर 3 का बैंक है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया पिछले वीक में। आपके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है, टेक कंपनीज़, वो डिफ़ॉल्ट के खतरे पे खड़ी हुई हैं। कहाँ सुना है आपने? अभी जाएँ गूगल करना सिलिकॉन वैली बैंक का स्कैंडल, डिफ़ॉल्ट किया है वो अच्छा खासा। खबर आ रही है? आपकी कंट्री की इकॉनमी से ज़्यादा उसका वो था रेवेन्यू, जितनी हमारी इकॉनमी है उससे ज़्यादा उसका रेवेन्यू था, वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया। कहाँ सुने आपने? हम बुरे हैं ना ज़्यादा पाकिस्तान में, ये मसला है। हमने अपने को बहुत बुरा कर दिया हुआ पाकिस्तानियों ने, खुद से खुद के दुश्मन है। एनीवेज, दूसरा क्वेश्चन आता है, ये भी 2 दफ़ा आया हुआ है कि टैक्स को आप डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर्पस अचीव करने के लिए टैक्स किस तरह इस्तेमाल हो रहा होता है, ये भी क्वेश्चन है। अब तरक्की के लिए और टैक्स का तरक्की के साथ बहुत ज़्यादा आपस में इंटर रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं
जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2 या 3 शहर हैं जहाँ पे तमाम इंडस्ट्री लोकेट कर रही है और पूरे मुल्क को वहाँ पे आना पड़ता है जॉब्स के लिए। मतलब यहाँ तो लाहौर जाएंगे या कराची जाएंगे, तमाम सराइकी बेल्ट जो है यहाँ पे मूव कर रही होती है। अब गवर्नमेंट को पता है कि यार जो पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हो रही है, शहरों से देहातों में आ रहे हैं, इन शहरों में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या कहती हैं कि वो जो इस तरह के इदारे हैं, इस तरह के एरियाज़ हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश करती है। जैसे ग्वादर हो गया, अब ग्वादर है उसको गवर्नमेंट कह रही है कि जो उसको डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए, तो उसको क्या कह दिया उन्होंने, उसको फ्री जोन कह दिया है। वो टैक्स फ्री जोन है, वहाँ पे जाएं, इंडस्ट्री लगाएं, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाएं, गवर्नमेंट आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगी। आप ग्वादर से इंपोर्ट करें, गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ कर दिया है। आप ग्वादर से एक्सपोर्ट करें, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स माफ़ कर दिया है। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है ये? गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर रही है जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आएँ, वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, जो वहाँ के लोकल नेटिव्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंटशिप दें। अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट का इन्फ्लो हो रहा है, गवर्नमेंट के पल्ले से 1 रुपया नहीं जा रहा, लेकिन वो क्या करती है, इस तरह के जोन्स बना के जब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री लगती है, बिज़नेस आता है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। जैसे विहाड़ी का एक इंडस्ट्रियल जोन गवर्नमेंट ने बनाया था कि साउथ पंजाब की पॉपुलेशन को वहाँ पर रखें, रिटेन यहाँ पर ना लाने दें, तो गवर्नमेंट ये जोन्स बना रही होती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलपमेंट वगैरह को बढ़ाने के लिए, अंडर डेवलप एरियाज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, जोन्स बना रही होती है। जैसे आप लोगों को लगता है पाकिस्तान तबाह हो गया है, अभी पिछले 1-2 दिन पहले ग्वादर की जो पोर्ट है वो ऑपरेशनल थी और वहाँ पे आपके गंदम जो है वो इंपोर्ट हुई है ग्वादर से। और इवन हम ग्वादर का एयरपोर्ट जो है तकरीबन 70% वो भी कंप्लीट हो गया है, जो तकरीबन फंक्शनल हो रहा है और वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। सिर्फ ग्वादर से आप अगर गाड़ी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्स है, गाड़ी के अलावा हर चीज़ अगर आप ग्वादर से इंपोर्ट करते हैं वो टैक्स फ्री है। इतना गवर्नमेंट इनको इंसेंटिसाइज़ कर रही है कि आएँ, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें, ग्वादर में जाएं, वहाँ फैक्ट्री लगाएं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी लग रही है, वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स भी बहुत लग रही हैं, तो सब कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लेती है हाई रेट के ऊपर, जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके ऊपर टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है लो रेट के ऊपर। अब ये हमारा कंट्री का एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस तरह के टैक्सेशन भी है। अगर आप जाते हैं यूएई में या आप मूव करते हैं यूरोप में, वहाँ ऐसा नहीं है, यूरोप में है ही नहीं। आप वहाँ पे जितनी मर्जी इनकम अर्न करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% काट लेते हैं, 40% काट लेते हैं। आपकी चाहे इनकम $1000 है, आपकी इनकम 10,000 है, आपकी इनकम 50,000 है, उससे ऊपर एक और रेट लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पे अमीर गरीब नहीं है, आप पैसे कमा के आएंगे, टैक्स पहले कटेगा, आपको इनकम बाद में मिल रही होती है। अब मेरा एक दोस्त जो है वो सीमेंस में काम कर रहे हैं, सीमेंस जर्मनी में, उसका पे रोल जो है वो 80,000 यूरो का है, उसको मिलता है 24,000 यूरो एनुअली, सारा टैक्स कटता है उसका और वो रोता है बकायदा। उसकी इनकम 80,000 यूरो है और अराउंड 9-10 करोड़ बनती है, मिलते कितने हैं 24,000। और घर वो यूरोप में बैठ के अल्टीमेटली घर 2 लाख बेच पाता है, एक्सपेंसेस इतने हैं, टैक्स इतने हैं। हाँ, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपकी इनकम के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, वहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स वहाँ पे माफ़ है, इनटेक्ट टैक्स वहाँ पे है ही नहीं। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते उस पर टैक्स नहीं है, आप वहाँ पे लोड करवाएंगे टैक्स नहीं है, आप कॉल करेंगे टैक्स नहीं है। वो वहाँ पे उनको वहाँ पे इंसेंटिसाइज दिया हुआ है, बट इनकम के ऊपर वहाँ पे सही रगड़ते हैं। इवन अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और आप ऑड जॉब्स कर रहे हैं तब भी आपका टैक्स काट लेंगे, वो नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्री में उन्होंने स्लैब दे दी है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख तक है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आपको माफ़ किया है। फिर 6 लाख से ऊपर है तो 5% है, फिर 12% है, एंड ऑल दो आपको क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट गुड्स होती हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, हाई कस्टम टैक्स कर रही होती है। क्यों? ताकि लोकल इंडस्ट्री आए, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो, और दूसरा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर करने के लिए वो हम कर रहे होते हैं। और अल्टीमेटली हमारे कंट्री की सबसे बड़ी बर्बादी यहाँ पे हुई थी कि हमने पिछले 10 सालों में इंपोर्ट खोल दी थी। आपने किसी ने कुछ करना है, मुँह उठाएं अली बाबा को करें, आपकी इंपोर्ट हो रही है। हमने लोकल सब्सिट्यूट्स तबाह कर दिए हुए थे अपने, तो जिसकी वजह से हमारा मुल्क यहाँ पे गया कि हमारी इंपोर्ट इतनी बढ़ गई थी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़त्म होना शुरू हो गया था, पैसे भी नहीं है पेमेंट करने के लिए। एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ थी जो ड्रास्टिक थी हमारे कंट्री के लिए, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब अभी भी अपनी आपने इंपोर्ट्स बंद की हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं। 1 साल के बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेहतर हो गया होगा, फिर आपको ये जो आजकल का है ना, ये भी ख़त्म हो जाएंगे जो बुरे हालात चल रहे हैं।
उसके अलावा जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, आपको टैक्स क्रेडिट्स देती है। अब टैक्स क्रेडिट्स क्या होता है, पूरा चैप्टर हमने जाकर टैक्स में पढ़ना है, बट ले मैन की अप्रोच में टैक्स क्रेडिट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप टैक्स पे करने गए, आपका टैक्स बना 100 रुपीज़, गवर्नमेंट कहती है तुम ये काम कर दो, मेरे यहाँ पे सपोर्ट कर दो, डोनेशन कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, हम आपको 10 रुपये टैक्स छोड़ देंगे, आप हमें 90 रुपीज़ पे कर देना। ये जो गवर्नमेंट आपको 10 रुपये टैक्स छोड़ रही होती है, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट कह रहे होते हैं। आपका टैक्स की लाइबिलिटी में रिडक्शन आ रही होती है। कंप्लीट चैप्टर है, जाके इससे पढ़ेंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है आप जाएं डोनेशन करें, चैरिटी करें, जितनी डोनेशन करेंगे, जितनी चैरिटी करेंगे, हम उसके पर्सपेक्टिव पे क्या करेंगे, आपको इतना टैक्स जो है वो माफ़ कर देंगे। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वेलफेयर या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किए हुए, टैक्स एग्जम्प्ट किए हुए, इनकी इनकम के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट नहीं ले रही होती। सिमिलरली जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर वगैरह में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, फर्टिलाइज़र्स होगी, इस तरह की जो इनोवेटिव्स होती हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही होती, उनको इंसेंटिव्स दे रही होती है, बल्कि उनको सब्सिडी दे रही होती है, सस्ती खाद, सस्ते ट्रैक्टर वगैरह दे रहे होते हैं, ताकि ये चीज़ें डेवलप हो रही हों। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, बट वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर रही है। ये भी क्वेश्चन आता है। फिर ये जो आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये पास्ट पेपर में एज इट इज़ 2 दफ़ा उसने टेबल पूछा हुआ है। वो आपको टैक्स लॉ गिवन कर देता है कि ये टैक्स लॉ है, बताएं जी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मकसद क्या होगा। ऑब्जेक्टिव्स वो आपसे खुद पूछ रहा होता है। जब आपका टैक्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो आप इन लॉस के ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बट ये 2 दफ़ा एज इट इज़ पास्ट पेपर में टेबल उसने पूछा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों क्वेश्चंस में बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या नहीं है। जैसे सैलरी जो बंदा कमाता है, उसकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, रेवेन्यू पैसा कलेक्ट करने के लिए, उसके अलावा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके अलावा अगर आप बैंकिंग चैनल के अलावा ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, नंबर 1 ताकि आपका तमाम जो है लोग कैश ट्रांजैक्शन छोड़ें, नंबर 2 बैंक में जाके काम करें, और नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो जाए। आपकी इकॉनमी के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आपकी जो है ना पैरेलल इकॉनमी, जो कैश बेस इकॉनमी है, वो आपकी नॉर्मल इकॉनमी से बड़ी है। कभी जाएँ शालमी मार्केट, वहाँ पे एक दिन की ट्रांजैक्शन जो है अरबों में होती है, लेकिन कोई वो नहीं है। वो आपको कैश सारा डील करते हैं, चेक नहीं लेते, आपको पक्की रसीद नहीं देते हैं। आप यहाँ पे किसी भी दुकानदार के पास मूव कर जाएं, आपको कोई रसीद नहीं देगा, पक्की रसीद। वो सारे कैश में डील करते हैं, चेक क्यों नहीं लेते, उन्हें पता है चेक लेंगे हम पकड़े जाएंगे, हमारी इनकम एक्सपोज हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तानी शहरी अमीर है, पाकिस्तानी स्टेट गरीब है, ये रियलिटी है। पाकिस्तानी शहरियों के पास बड़ा पैसा है, लेकिन स्टेट जो है उनके पास नहीं है। क्यों? स्टेट को टैक्स नहीं दिया आपने। आपकी सोच है कि कितना लोगों के पास पैसे है। अभी रमज़ान है ना, रमज़ान में आप कभी भी जाएं शालमी मार्केट, 10 मिनट खड़े हैं किसी दुकान के सामने में, इतने कम से कम ना कैश के बंडल्स निकल रहे होते हैं, ख़ास तौर पर इफ्तारी के पास। आपके कंट्री में जो बैंक्स हैं वो शाम 4 बजे बंद हो जाते हैं, वाहिद जो शालमी की ब्रांचेज़ हैं वो जो हैं वो रात 10 तक चल रही होती हैं, क्योंकि वो जो वहाँ के बिजनेसमैन ट्रेडर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के बैंक खुलवा लेते हैं, रात को कॉल करवा के खुलते हैं। हमने देखे हुए, हमने किए हुए हैं। जाके रात 11 बजे कॉल जाती है, बैंक का मैनेजर आता है, बैंक खोलता है, और वहाँ पे एक बोरी आती है आटे की, जब बोरी खोलते पैसे निकलते हैं, जाके उसके अकाउंट में जमा होते हैं। अब वो नहीं पता पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, किसी को नहीं पता, क्योंकि कैश बेस है, सेल्स हैं। जब आते हैं उनको टैक्स वाले पकड़ने के लिए, आपको पता है आउट ऑफ द वे कलेक्शन हो जाती है। ये रियलिटी है, मैं आपको किसी दिन को बताऊंगा। हर जगह शहबाज शरीफ कहाँ जाएगा, इमरान खान कहाँ जा सकता है, उन्होंने बंदे हायर करने हैं, बंदे जो हैं वो घड़ियाँ बिक जाते हैं, एक घड़ी पे बंदा बिक जाता है। ये रियलिटी है, आप कहीं और लेके जा रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। एक बाकायदा हमने प्रैक्टिकल लाइफ में केस देखा था, जिसने कहा था मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये 2 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी ख़त्म करवा दूंगा, बदले में उसने घड़ी मांगी थी। एक घड़ी के बदले में 2 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी ख़त्म करवा दी थी उसने अपनी। अगर वो ना करता तो वो 2 करोड़ कहाँ जाना था, गवर्नमेंट के पास जाना था। तो ये पाकिस्तान में होता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बजट था, जहाँ पे उस वक्त 2016 का बेस्ट बजट था, जहाँ की उस वक्त गवर्नमेंट ने ना बहुत एक बोल्ड स्टेप लिया था, जिसकी वजह से एक था ये पंगे इनको पड़े थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान में कोई गाड़ी
अगर आपने ख़रीदनी है, बेचनी है, आपके लिए लाजमी आप फाइलर हो। कोई गाड़ी, बेशक आप मेहरान क्यों नहीं ख़रीद रहे, उसके लिए लाजमी आप फाइलर हो। अगर आप फाइलर नहीं हैं, आप गाड़ी ख़रीद नहीं सकते पाकिस्तान में, ना सेल कर सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, आपके लिए लाजमी आप फाइलर हो। जैसे उन्होंने ये लॉ पास किया था ना, आपके मुल्क में दंगे शुरू हो गए थे, एहतजाज शुरू हो गए थे। क्यों? बिकॉज गाड़ियों की इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी पार्क है, तो उन्होंने बंद कर दिया था। 3 माह उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ख़त्म, उड़ा दिए गए, नाअहल कर दिए गए थे। इतनी बड़ी पावर है ब्लैक इकॉनमी की कि आपका कंट्री में कोई बंदा भी आए ना, उड़ा देते हैं। शब्बर ज़ैदी आया चंद अर्सा पहले, शब्बर ज़ैदी सुना होगा नाम। उसने आकर रिफॉर्म्स की कोशिश की टैक्स में। उसने कहा जी 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करनी है आपने, बेशक घर के लिए करनी है, ID कार्ड लाजमी लगाएं। कोशिश की, 1.5 माह सर्वाइव नहीं किया, उसको बीमार डिक्लेयर किया, निकाल दिया, रोता है आज भी। क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ कोई भी सही करने आएगा उसका यही होगा, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई एक्सपर्ट है, होता साथ यही है। अब जैसे इसहाक डार ने कहा था कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप रिटर्न फाइल नहीं करते और आप जाके कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस का 0.2% टैक्स देना पड़ेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बिजनेसमैन ने। आपका पूरा शालमी इचरा जो है ना, उन्होंने लाहौर ब्लॉक कर दिया था कि हम मर जाएंगे, हम ये है वो है। रिटर्न फाइल नहीं की, लाहौर ब्लॉक कर दिया, 7 दिन दंगे रहे, साथ PTI भी बीच में इन्वॉल्व हो गई, एंड ऑल उसके बाद करना पड़ा उनको, वो रिवर्स करना पड़ा। जैसे अभी मिफ्ता इस्माइल ने ये 6 माह पहले दिया था कि जितने भी ये रिटेलर्स हैं, जो अभी गली मोहल्ले में बैठे दुकानदार हैं, कितने पैसे कमाते होंगे, कोई आइडिया है? एक छोटे से छोटा दुकानदार जो है ना, रिटेलर जो छोटा दुकानदार है, वो भी कम से कम 40 से 50 हज़ार प्रॉफिट कमाता है। रिटेल में बड़ा मार्जिन होता है, रिटेल में बहुत मार्जिन है। बिकॉज जो है ना बिज़नेस रिटेल का, ये चलता भी ऑन क्रेडिट है, उधार पे चल रहा होता है, 15 डेज़ का होता है क्रेडिट, और दूसरा इसमें मार्जिन बड़ा होता है। इनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि अगर आपका बिल इतना है तो इतने % है, इतना इतने % है, दंगे हो गए फिर से। अल्टीमेटली मिफ्ता इस्माइल को उसको भी रिवर्स करना पड़ गया कि यार नहीं, वो रोता है, कहता है अगर मेरा फ़ैसला मान लेते, अगर आप आपके रिटेल्स के ऊपर टैक्स लगा देते तो आपका आज पेट्रोल कभी भी 180 क्रॉस ना करने देता मैं। वो रोता है। उसने अभी दुनिया पूरी कहती है, इवन IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में 2 सेक्टर अगर आप टैक्स कर दें हम ठीक हो सकते हैं, एक आपकी रिटेल, एक दूसरा आपकी जो है प्रॉपर्टी का सेक्टर और रिटेल। ये 2 सेक्टर अगर आप टैक्स कर देना, आपका कंट्री 2 सालों में ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हो, ऑब्जेक्टिव ये है, अब वो कभी अचीव कर नहीं पाते, ये है। उसके अलावा मूवेबल एसेट्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, आईफोन के ऊपर टैक्स लगा दी है। क्यों? ऑब्जेक्टिव है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि, क्योंकि गरीब तो आईफोन नहीं ले सकता, ले सकता है, बहुत ईजी है, 45 की गन आएगी और गोलियां आप उधार में ले सकते हैं, तो बड़ी सस्ती इन्वेस्टमेंट में आप iPhone 14 Pro Max ले सकते हैं। और बस कोशिश करना है, जब जाएँ पूछना PTA अप्रूव है कि नहीं, बिकॉज PTA अप्रूव फीस बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। जैसे 10s Max की 1,27,000 फीस है, तो वो देखनी पड़ेगी आपको। लेकिन आईफोन लेना आसान है इस मुल्क में एज़ कम्पेयर टू। मेरा वो गिर गया यार, मेरा S20 अल्ट्रा गिरा था। हाँ यार, हलाल के पैसे, 21 घंटे काम करने वाली पिस्टल है भाई। तो ये उसके बाद है लग्जरी गुड्स के ऊपर आपने हाई टैक्स किया होता है। रीज़न क्या है? लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे होते हैं आप? टैक्स कर रहे होते हैं। उसके अलावा R&D के ऊपर आपने एक्सपेंसेस अलाउ किए होते हैं। रीज़न क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अक्सर सुना होगा आपने कि जी जेफ बेजोस ने टैक्स नहीं पे किया, जो अमेज़ॉन का मालिक है, ज़ीरो टैक्स पे किया। बिल गेट्स ने टैक्स ज़ीरो पे किया। इलॉन मस्क टैक्स ज़ीरो पे करता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। सुनते हैं ना, हम कहते हैं जी इतने बड़े तो करप्ट हैं, ये वो हैं, वो करप्ट नहीं है। उसकी कंट्री में है कि अगर अपने प्रॉफिट्स की इतनी % R&D में लगाते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट टैक्स माफ़ कर देती है। कभी जाके एप्पल को पढ़िएगा, कभी जाके ये इलॉन मस्क को पढ़िएगा, ये अपनी R&D पे अपना 80% प्रॉफिट लगा रहे होते हैं। 80% पैसा जो है ना अपने ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं, जिसकी वजह से लीगली तौर पर इनकी गवर्नमेंट क्या करती है, इनको टैक्स माफ़ कर देती है कि आप टैक्स हमें ना दें, आपने R&D किया। उन्होंने R&D किए तो आपका ChatGPT आया,
उन्होंने R&D किया तो स्टारलिंक आया आपका, तो वो यहाँ पे पैसे लगा रहे थे। सेम हमारे कंट्री वाले भी कहते हैं कि अगर आप R&D करेंगे तो हम आपको टैक्स माफ़ करेंगे, लेकिन हमारे कंट्री में R&D होती नहीं है, चोरी होती है R&D। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स के ऊपर आती हैं आपकी ज़ीरो रेटिंग। ज़ीरो रेटिंग क्या होती है कि आप जब टैक्स लेंगे आप 0% के ऊपर टैक्स लेंगे। जैसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, आप प्रोडक्ट बना के लोकल बेचेंगे, आप 18% सेल टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर देंगे तो आप कितना टैक्स लेंगे? 0% लेंगे। अब ये 0% गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? ताकि लोग मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स करें और आपके एक्सपोर्ट्स का कल्चर जो है वो प्रमोट करें, उसके लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। उसके अलावा जो डोनेशंस वगैरह होती हैं अप्रूव इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आप डोनेट करते हैं या शौकत खाना में जाकर कर दें, ईदी पे कर दें, तो क्या मिलता है आपको? टैक्स क्रेडिट मिलता है। उसकी रीज़न क्या होती है? ताकि इसका कल्चर जो है वो प्रमोट हो। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके ऊपर मिलता है आपको टैक्स क्रेडिट, ताकि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव हो। आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। क्यों? ताकि आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। तो हर एक लॉ का जो टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है उसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, अचीव करना चाह रही होती है। तो ये 2 दफ़ा पास्ट पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। मैं ज़रा पास्ट पेपर में मूव करता हूँ। जैसे ये ऑटम 21 का क्वेश्चन है, ऑटम 21 का, दैट इज स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 5 नंबर का ये सवाल आया हुआ है ऑटम 21 में। पहला है कि हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, के इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स उन्होंने हाई किया हुआ, रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। ज़ीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। डिक्रीज़ इन सेल्स टैक्स रेट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इन्फ्लेशन कम करने के लिए। देखिए ना, सिंपल सी बात है, आप एक जाते हैं चीज़ परचेज़ करते हैं 100 रुपये की, अगर उसके ऊपर टैक्स 18% है, आप कितना टैक्स पे करेंगे? 18 रुपीज़। आपको वो कितने की चीज़ पड़ेगी? 118 की। अगर गवर्नमेंट ये 18% से रिड्यूस करके 10% कर दे तो टैक्स कितना होगा? 10 रुपये। आपको कितने की पड़ेगी? 110 की। तो चीज़ों की इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, प्राइस रिड्यूस करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? ये कर रही होती है। उसके अलावा कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर अगर टैक्स है तो क्यों? ताकि नहीं, बाय नॉन फाइलर, ताकि लोग फाइलर बने, रिटर्न फाइल करें, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। उसके अलावा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलीडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। इसका मतलब है कुछ अरसे के लिए आपने इस इंडस्ट्री को टैक्स माफ़ कर दिया है, 4 माह 5 माह देते हैं कि इस 5 महीने में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर उस पर आप कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ताकि मज़ीद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम के ऊपर हाई रेट लगाना। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक इस्लामिक है, एक दूसरा जो है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली ये है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, ताकि अपने पैसे सेव ना करें। बिकॉज अगर आप जाकर बैंक में पैसे रखवाते हैं, आपकी इकॉनमी में अगर आपकी करेंसी सर्कुलेट नहीं हो रही तो उससे महंगाई होती है। एक तो उस चीज़ के लिए, दूसरा इस्लामिक सिस्टम में ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट चूँकि हराम है, रिबा, तो उसको निगेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हाई टैक्स रेट देती है, ताकि लोग कन्वेंशनल बैंकिंग से मूव होकर इस्लामिक बैंकिंग पे जाएँ। तो डैट इज़ द रीज़न। उसके अलावा है डिक्रीज़ इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, कि अगर आप ऑनलाइन सेल्स करेंगे टैक्स रेट कम गवर्नमेंट चार्ज करेगी। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑनलाइन सेल्स को या ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? दे रही होती है। उसके अलावा टैक्स क्रेडिट टू पर्सन एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, के कोई भी अगर एम्प्लॉयर है, अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करेगा, नौकरी देगा, उसे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसका मकसद क्या हो सकता है? ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने के लिए। ये भी नून लीग करके गई थी, इसहाक डार का आखिरी साल था। उसके बाद है हाई टैक्स रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स, ताकि इंपोर्ट कम हो, लोकल इंडस्ट्री आए। उसके अलावा है अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D को प्रमोट करने के लिए। तो ये 5 नंबर का सवाल था जो इसने पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए ऑटम 14 का क्वेश्चन आया हुआ है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट अदर ऑब्जेक्टिव्स विच आर टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। जो भी हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, वो इसने यहाँ पूछे हैं 10 नंबर के, उसके बाद कभी नहीं पूछे। हालांकि 5-6 पॉइंट्स हैं और 10 नंबर के पूछे हुए हैं। उसके बाद अगर आप स्प्रिंग 15 में आएँ, स्प्रिंग 15 में 5 नंबर का सवाल है, स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट के लिए ट्रेड जोन बनाना, R&D, हायर के ऊपर टैक्स करना, वो तमाम चीज़ें उसने 5 नंबर की पूछी हुई हैं स्प्रिंग 15 में।
उसके बाद स्प्रिंग 16 में अगर आप जाते हैं 5 नंबर का सवाल है, बिसाइड फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इज आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। कोई भी लिख सकते हैं आप, डेवलपमेंट वाले, सोशल वाले, कोई भी लिख दें, 5 आपके यहाँ पे चल जाएंगे। 5 नंबर का है, उसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में लिख के आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। उसके बाद स्प्रिंग 18 में उसने फिर यही सवाल पूछा है कि टैक्सेस आर अ प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। ये भी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद ऑटम 18 में ये वाला क्वेश्चन उसने दोबारा पूछा हुआ है उसी टेबल से, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपने टैक्स लॉज के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताने हैं। पहला है जी हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर उतना टैक्स, रीज़न क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दूसरा है हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, डोनेशन के कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, टैक्स फ्री जोन्स गवर्नमेंट क्यों बना रही है, अभी हमने बात की थी, ताकि उन इलाकों को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ये है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, बिकॉज इनकम पे लगा रही है। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग, अगर आपने कैश में कोई ट्रांजैक्शन की है उस पर टैक्स लगा रही है, क्यों? ताकि वो चाहती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो। और है ज़ीरो रेटिंग, ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये उसने उसी टेबल से 2 दफ़ा ये सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद स्प्रिंग 21 में सवाल है, टैक्सेस आर द प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये अगर देखें तो इस चैप्टर में से 2 कॉमन क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सा है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसने पूछ रहा है, जो हमने क्या किए हैं यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिए हैं। तो ये अभी तक के इस चैप्टर में से जो इतना हमने पढ़ा है उसके पास पेपर जो हैं वो सारे ये हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। नहीं, 1 लाइनर ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे यहाँ हमने लिखा नहीं हुआ, ये सिर्फ इस तरह लिखना है। नहीं देता, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज ही 5 नंबर की है, तो इससे से अपनी आई कैप अपनी वेटेज को क्रॉस नहीं करता, इसी में रहते हैं। तो ये क्लियर है। इन्वेस्टमेंट्स जितनी है ना लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग मैक्सिमम जाएं, शेयर्स परचेज करें स्टॉक एक्सचेंज से, तो वहाँ पे ये देते हैं टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स। आप जाएं आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, आप किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट दे रही होती है। तो ये देती है। जितना हमने पढ़ा है ना अभी तक, इसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। कितने? एक ये मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक्स था ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये वाला एक टैक्सेस एज अ मीन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टैक्स एज मीन ऑफ डेवलपमेंट, और एक ये आपके 80% क्वेश्चन सिर्फ इन 3 स्लाइड से जो हैं इस चैप्टर से कवर हो रहे हैं। बाकी पूरा चैप्टर, उसमें से कुल क्वेश्चन 3 आए हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इन 3 सफ़ों में से एग्जामिनर ने पूछे हैं। तो ये 3 सफ़े जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे, आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। ठीक है, इतना बहुत है, चैप्टर एंड कर दूँ? बहुत है? और नहीं यार, अभी रोज़ों में तुमने मुझे बस दवाएं देनी है कि हमें समझ नहीं आई। चलें कल चैप्टर इसको एंड करते हैं। कल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा प्लानर, बिकॉज रात को मेरा मोबाइल का व्हाट्सएप का बैकअप सारा उड़ गया माशाल्लाह से, तो वो फिर मैं लगा रहा उसके ऊपर ही, वो रिकवर भी नहीं हो पाया, तो मैं इस वक्त बिल्कुल खड़ा हूँ ज़ीरो चैट के ऊपर। तो कल आपको मिल जाएगा प्लानर आपका, कल हम इसे एंड कर देंगे चैप्टर को। फ्राइडे को इस चैप्टर का टेस्ट ले लेना, चैप्टर 1 का आपने इसी फ्राइडे को। और परसों से हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने पहले कहा था कि सेल्स टैक्स चूँकि 30 मार्क्स का आता है
और वो हमने 2 दफ़ा करना है इस पूरे सेशन में। और इस चीज़ को मेक श्योर करना है जब आप आई कैप में बैठें तो आपका सेल्स टैक्स का एरिया जो है वो कंफर्म होना चाहिए, और रोज़ों में हमने सेल्स टैक्स कंप्लीट करके जाना है इंशाल्लाह। और सेल्स टैक्स वो है जिसमें चेंजेस आई हैं अभी, मतलब अभी जो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट आई है उसमें जो चेंज सिलेबस हुआ है टैक्स का वो सेल्स टैक्स का है, तो इसलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जिस पे हम आगे एफर्ट्स कर रहे होंगे। कल चैप्टर हमारा वैसे ख़त्म तो हो गया, इसका फ्राइडे को टेस्ट हो जाएगा, परसों से हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये नोट्स जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा सॉफ्ट में ग्रुप में, आप वहाँ से पकड़ लीजिएगा, कल आपको इसके हार्ड बाउंड पे मिल जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।